हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद नांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और आपके दरमियान जो आगाही और इन्फॉर्मेशन का राब्ता है वो बरकरार रहे। दोस्तों, ईद की छुट्टियां जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को हैं और जो नया हफ्ता आने वाला है पीर से यानी 15 अप्रैल से वहाँ से हुकूमत के लिए भी एक जो उनका हनीमून पीरियड है, उनके जो बाकी मांदा कुछ महीने हैं वो पूरे होने वाले हैं, क्योंकि किसी भी हुकूमत के लिए पहले जो 100 दिन होते हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं। इस हिसाब से सिग्निफिकेंट होते हैं कि वो हुकूमत अपने जो डायरेक्शंस है वो किस तरह सेट करती है। तो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, 2024 के इंतखाबात के बाद जो जिस हुकूमत ने जन्म लिया है, उसके सामने एक बहुत बड़ा जो है वो आप समझे कि जाइगेंटिक टास्क, जिसको हरक्यूलन टास्क कहा जाता है, वो है पाकिस्तान की ओवरऑल जो माशी सूरत हाल है उसकी अबतरी, उसका चैलेंज। ये हुकूमत आने के साथ ही जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं, IMF समेत, उनसे इंगेज हुई है और पाकिस्तान का जो अभी जो स्टैंड बाय लोन है उसकी आखिरी किस्त आने वाली है और इसी हफ्ते यानी 15 तारीख को मंडे के दिन पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो बातचीत के लिए IMF के पास जाएगा और उसके बाद जो मंजूरी हुई है स्टाफ लेवल पर 1.1 बिलियन डॉलर जो कर्ज़ की किस्त है उसका इजरा हो जाएगा। और साथ साथ में पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल डेलीगेशन है वो एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मुआहदे के लिए वहाँ डिस्कस करने जा रहा है। जो मुआहदा तकरीबन 3 साल पर और 3 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित होगा उस पर वर्कआउट किया जाएगा। लेकिन अगेन इसमें IMF की तरफ से बहुत सारी शर्तें होंगी जो पाकिस्तान को पूरी करनी होंगी। अभी तक पाकिस्तान ने जिस तरह मुख्तलिफ उनकी एक ज़िगज़ैग जर्नी रही है IMF के साथ, गुज़िश्ता जो इमरान खान की हुकूमत थी वो प्रोग्राम में जाकर फिर उन्होंने बेकाफ़ किया था और वायलेशन की थी, कुछ जो कंडीशंस थी IMF की उनको डिफ़ाई किया था, तो एक पाज सा आ गया था और बाद में जो 18 महीने की शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उन्होंने दोबारा से उस प्रोग्राम को रिवाइव किया। तो पाकिस्तान अब IMF के प्रोग्राम की पटड़ी पर बैठा हुआ है और वहाँ रेलगाड़ी पाकिस्तान की इकानमी की सफ़र कर रही है। क्योंकि हमारी जो असली रेलगाड़ी है वो एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के तौर पर उसका सफ़र कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि जो हमारी माशी रेलगाड़ी है वो किस तरह आगे जाती है। IMF की शराइत हैं और साथ में जब ये ईद की छुट्टियां मनाई जा रही थी तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी जारी हुई है, क्योंकि वो तो एक ग्लोबल रिपोर्ट होती है। थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उनके जो ओवरऑल माशी सूरत हाल है या बाकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के, पावर्टी के इश्यूज़ हैं, वो रिपोर्ट्स उस पर डिस्कस करती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान स्पेसिफिक जो इसका चैप्टर है इस रिपोर्ट का, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का जो माली साल 2023 था वो सबसे मुश्किल तरीन साल था और अभी जो 2024 का पहला क्वार्टर है उसमें थोड़े अच्छे इंडिकेशंस और इशारे मिल रहे हैं। क्योंकि ये पूरा साल पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो 1.8 के हिस्से के अराउंड रहेगी, लेकिन आने वाला जो साल है उसमें उम्मीद की जा रही है कि ये जो ग्रोथ है ये 2.8 तक जा सकती है। लेकिन ये कंडीशनल है उस सफ़र पर, उस रास्ते के साथ जो पाकिस्तान ने आगे जाकर रिफॉर्म्स की सूरत में तय करना है, जिसमें सबसे बड़ा जो रिफॉर्म एरिया है वो टैक्स नेट में है। और टैक्स की जो मौजूदा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको पाकिस्तान ने कमिट भी किया है IMF के साथ और बाकी मालियाती इदारों के साथ। तो शहबाज हुकूमत जो है वो एक सफ़र शुरू करेगी जिसमें टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो इशू है वो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़, जिसको ACOs कहा जाता है। यानी पाकिस्तान की तारीख के वो इदारे, मालियाती इदारे या कमाने वाले बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा सफ़ेद हाथी रहे हैं और अब पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क उनको ना पाल सकता है
نہ ان کا بوجھ زیادہ برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ادارے ACOs جو ہیں ان کی ایک بڑا نمبر، یہ 80-81 کے قریب ہیں، لیکن ان میں سے جو 31 ادارے ایسے ہیں جو ایک بھاری پتھر ہے جو اوپر ہمیشہ کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی جھٹکے میں وہ پاکستان کی اکانومی پر اور پورے اسٹرکچر پر گر سکتا ہے۔ تو ان اداروں سے جان چھڑانا تھرو پرائیویٹائزیشن، یہ مالیاتی اداروں ورلڈ بینک اور IMF کی بھی شرائط ہیں کہ ان سے جان چھڑائی جائے اور ان کو پرافٹیبل جو ادارے ہیں ان میں کنورٹ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کس طرح پاکستان کی جو یہ گورنمنٹ ہے ان ریفارمز پر عمل کرتے ہوئے ان جو سارے ادارے ہیں جو چیلنج ہے ACOs ان سے کیسے نمٹتی ہے۔ ہمارے جو پریویس تجربے ہیں پرائیویٹائزیشن کے وہ کچھ اچھے نہیں رہے۔ بہت ساری بینکیں، مالیاتی ادارے اور بہت ساری جو اس طرح کے اسیٹ تھے پاکستان کے وہ پرائیویٹ کیے گئے، نجکاری کی گئی ان کو بیچا گیا، بشمول PTCL جیسے ادارے، لیکن اس سے پاکستان کی اکانومی نہیں سنبھلی۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بیچ کے کھا چکے ہیں ادارے، لیکن نہ ان کی سروس ڈلیوری میں کوئی آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے، نہ ہی نیشنل اکانومی میں تھرو ٹیکس اور ادر جو انسینٹیوز ہیں یہ ادارے کوئی بڑا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں۔ تو اگین یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اور اس سے ملنے والے پیسے ہیں یہ کیسے خرچ ہوں گے ایک ایسے پاکستان میں جہاں پہلے ہی بہت سارے گرے ایریاز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کی، ریٹزم کی اور بیوروکریسی کی جو رکاوٹیں ہیں پالیسی میکنگ میں، ڈیسیشن میکنگ میں، تو مالیاتی اداروں کا خود ہی یہ کنسرن ہے کہ ان ساری چیزوں کو نہ صرف ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے بلکہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں پروڈکٹیو بنایا جائے۔ اب یہ جو سارے ریفارمز ہیں پاکستان میں یہ جڑے ہوئے ہیں آئیڈل پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے، سیاسی استحکام سے اور امن امان کی، سیکیورٹی کی جو مجموعی صورتحال ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جس طرح کی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اکنامک ایکٹیویٹی یا جس طرح کے لونز ہیں، امداد ہیں، جو SICF کے تھرو جو انویسٹمنٹ ہونی ہے وہ ساری چیزیں امن امان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ابھی وزیر اعظم سعودی عرب گئے عید سے پہلے، وہاں مذاکرات ہوئے سعودی سے، کیونکہ سعودی نے پہلے بھی کافی کمٹمنٹس ایسی کی ہوئی تھی، اعلانات تھے کہ وہ پاکستان میں مختلف جو شعبے ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی $25 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی تھی، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جو مالی ٹیم ہے اس کے دورے کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں سعودی عرب نے $5 ارب کی انویسٹمنٹ کا انڈیکیشن دیا ہے، اور وہ انویسٹمنٹ انیشیلی منرل جو پروجیکٹس ہیں، خاص طور پر بلوچستان کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے کاپر اینڈ گولڈ کا ریکوڈک، اس میں ہونے جا رہی ہے میجر انویسٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے جس کے لیے SICF کے تھرو ارینجمنٹ کیے گئے ہیں، لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کی گئی ہے، وہ زمین آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے اور اس کے بعد ایک پروسیجر چل پڑے گا، اس میں بھی مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں بشمول UAE، قطر اور سعودی عرب ان کی دلچسپی ہے۔ تو یہ ممالک خود پاکستان کے اس IMF کے تھرو جو ریفارم کا پاتھ وے ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح اس ریفارمز کی طرف جاتا ہے۔ تو سعودی عرب نے بھی انیشیلی صرف $5 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر کے اس کو ایک پرولانگ اور جیسے کنڈیشنل کر دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جو اکنامک ریفارمز کی جرنی ہے وہ کس طرح ہے، اور پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو تلوار لٹکی ہوئی ہے ابھی تک، وہ ایک کلیئرٹی نہیں ہے اس میں، وہ کس طرح کون سا ٹرن لیتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کی صورتحال اور کنسرنس ہیں، کیونکہ یہ جو سارے پروجیکٹ آئیں گے آپ کو پتہ ہے کہ CPEC کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے سیکیورٹی کنسرنس جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تازہ جو بشام کا واقعہ تھا اس کے بعد چائنا کے بڑے کنسرن ہیں، چائنا نے یہ تک کہا ہے کہ وہ اپنے جو سٹیزنز ہیں، انجینئرز ہیں یا ٹیکنیکل اسٹاف ہے ایسی سائٹس پر جہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں ان پر خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کریں، یعنی اپنی فوج یا اس طرح ان کی جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کو یہاں لائے۔ یہ خود پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ فارن ٹروپس کو اس طرح اپنی سرزمین پر لا کر جیسے انڈائریکٹلی وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوں کہ وہ سیکیورٹی کو میٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ مل کر اس کو کس طرح جو ہے وہ فیس کریں گے۔
दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की, वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में आ रही है जो अब ताज़ा जो रिपोर्ट्स आई हैं गुज़िश्ता 2 बरसों की, उनमें केपी और बलूचिस्तान अमन अमान के हवाले से बड़े ही वल्नरेबल प्रोविंसेस और एरियाज़ रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में भी हैं और ऐसे इलाकों में हैं जहां ऑलरेडी बड़े सिक्योरिटी कंसर्न हैं। तो हुकूमत के लिए बड़ा बम्पी रोड है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। गो कि पॉलिटिकल चैलेंज इस हुकूमत को कोई इतना नहीं है, क्योंकि जिस तरह की एक हुकूमत अलायंस के थ्रू बनी है उसको फिलफोर कोई चैलेंज नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अब तक हमें सेम पेज पर लग रहे हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी जिस तरह बैठे हैं, जिनके जो जेस्चर्स हमें जो आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, अभी ताज़ा आपने देखा कि ईरान के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने बात की और उनको यहाँ आने की दावत दी, और ईरान के साथ उनके जो मुश्तरका और बायलैटरल प्रोजेक्ट्स हैं खित्ते में, खबरें हैं कि वो चाइना भी जाएंगे, शायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से पहले वो चले जाएं। तो एक हमें यूनानिमिटी ऑफ पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें हुकूमत जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि तीसरी जो बड़ी जमात है पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो असेंबली में और असेंबली से बाहर हर वक्त इस हुकूमत के लिए मुख्तलिफ़ मसाइल और चैलेंजेस पोज़ कर रही है, जिससे बार बार ये इम्प्रेशन आ रहा है एक मास मीडिया में, एक सोशल मीडिया में, कि पीटीआई आगे चलकर कोई बड़ा बहरान इस हुकूमत के लिए या इंटरनेशनली ऐसा मैसेज दे सकती है जिससे ये तासुर आए कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। इमरान खान के आपने बयानात भी सुने होंगे हालिया ईद से पहले और उसके आसपास, और जिस तरह उनकी पार्टी बार बार एक मज़ाहमत की और झगड़े की केपी से और असेंबलियों से बात करती है। तो इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पार्टी की या ग्रुप्स की, जो स्ट्रेंथ रखती हो असेंबली में, असेंबली से बाहर, और उसके फड्डे की भी एक रीसेंट हिस्ट्री हो, तो ये बड़े सवालिया निशान है। खुद अमन अमान की जो सूरत हाल है वो भी इस गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। अब देखते हैं पाकिस्तान ये जो ताज़ा माली इंसेंटिव ले रहा है IMF से या वर्ल्ड बैंक से, उनके जो इश्यूज़ हैं और जिस तरह की रिपोर्ट आ रहे हैं, तो वो एक रास्ता कितना स्मूथ होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इस सारे का जो नतीजा है वो जब आवाम को किसी रिलीफ की सूरत में नज़र आएगा। एनर्जी का आपको पता है एक बड़ा क्राइसिस है, और वो पाकिस्तान चाह के भी एनर्जी के सेक्टर में अभी किसी किस्म की जो सब्सिडी है वो अपने आवाम को नहीं दे सकता। गैस की, बिजली की जो प्राइसेस हैं वो एक बड़ा मसला है, और उसमें गाहे बगाहे जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। बैनुल-अक़वामी जो वार्स हैं रीजन में और ग्लोबल वार्स हैं, उनका एनर्जी के सेक्टर पर, पेट्रो इकानमी पर बहुत बड़ा असर है। तो इन चैलेंजेस के दरमियान आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान की हुकूमत अपना सफ़र शुरू कर रही है। बहुत ही मुश्किल और बम्पी रास्ता है, लेकिन हुकूमत के लिए एक इस तरह एडवांटेज है कि उनको एक रूलिंग अलायंस में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अब उनकी विल, उनकी कैपेसिटी और दुनिया के साथ डील करना, जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के बाद वो किस तरह इस मुश्किल बॉटलनेक से निकल पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आने वाला जो बजट है उसमें तो हमें नहीं दिखाई दे रहा कि कोई बड़ा मेजर जो है वो इंसेंटिव या इस तरह की जो रिलीफ है लोगों को ये सरकार दे सके। लेकिन 100 दिनों के बाद अब जब डायरेक्शन चेंज होगा, और जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2024 और 25 के साल में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो 2.8 तक जा सकती है, और इसका ओवरऑल जो है ट्रिकल डाउन होगा और अच्छा इफ़ेक्ट होगा, और बाकी जो शोबे हैं वो भी एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के आपने जो बुलिश ट्रेंड हैं या उनके जो चढ़ाव है वो आपने देखा होगा, वो खुद एक सिग्नल्स हैं जो बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से जो इमदाद मिलने के इशारे हैं उसके आगे जो राउंड है वो रिवाल्व कर रही है। तो ये बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट एक सफ़र है इस गवर्नमेंट का, जो बाकी जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड अमन अमान की सियासत की वो डिटरमाइन करेगा, क्योंकि इकानमी से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये कुछ हाल वाल थे, हमने कहा आपके साथ शेयर करें। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।